सभी को जय हिंद। मैं नितिन निकोडे स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मिशन एनसीसी द वे ऑफ सक्सेस में। तो आप में से बहुत सारे कैडेट्स है जो 2 मार्च 2025 को जो है वो आप एनसीसी बी सर्टिफिकेट का एग्जाम देने वाले हो। तो आज की इस वीडियो में हम 2025 का एक ओरिजिनल पेपर सॉल्व करेंगे जो कि होगा ऑल विंग्स के लिए। तो जब भी आप 2 मार्च को पेपर देने जाओगे तो पेपर आपका 3 घंटे का होगा। टोटल क्वेश्चन 175 होंगे और टोटल मार्क जो है वो 350 मार्क का आपका पेपर होगा। तो आज की इस वीडियो में हम पूरा 1 घंटे में जो है वो पूरा पेपर हम सॉल्व करेंगे। बस वीडियो आप लास्ट तक देखना और कितने सवालों के सही जवाब आते हैं ये आपको गिनना है। और वीडियो के लास्ट में कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट करके ये बता देना है कि आपको इतने सवालों के जवाब सही से आते थे। ओके, तो पहला चैप्टर होता है आपके एग्जाम में वो है वेपन ट्रेनिंग का। 30 मार्क्स के लिए इस चैप्टर से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ओके, तो क्वेश्चन है .22 डिलक्स राइफल के बैरल में कितने ग्रूव्स होते हैं? तो आंसर आएगा 6 ग्रूव्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है .22 राइफल का कैलिबर कितना होता है? तो .22 राइफल का कैलिबर 0.22 इंचेस का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल है एलएमजी को कितने भागों में खोला जाता है? तो एलएमजी को जो है हम 5 भागों में खोलते हैं, यानी कि राइट आंसर आएगा हमारा ऑप्शन बी। ओके, हिंदी और इंग्लिश दोनों भी लैंग्वेज में आपको ये सारी चीजें मिल जाएगी, बस यहाँ पे देखना है प्रॉपरली। दोनों भी लैंग्वेज में आपको बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 4 है .22 राइफल की कारगर रेंज कितने मीटर की होती है? तो यहाँ पे सही आंसर आएगा 23 मीटर। याद रखना, अगर गज में पूछेंगे तो गज में होता है 25 गज, अगर मीटर में पूछेंगे तो 23 मीटर। ओके, तो दोनों भी आपको याद रखना है, आपके एग्जाम में कुछ भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट, अगला है पर्सनल वेपन के नाम से हम किस हथियार को जानते हैं? तो पर्सनल वेपन के नाम से हम 5.56 mm इंसास राइफल को जानते हैं, यानी कि ऑप्शन सी आएगा यहाँ पे सही आंसर। अगला है एसएलआर राइफल का फुल फॉर्म क्या होता है? तो एसएलआर का फुल फॉर्म होता है सेल्फ लोडिंग राइफल, यानी कि ऑप्शन सी आएगा यहाँ पे सही आंसर। ओके, सेल्फ लोडिंग राइफल इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है नजदीकी लड़ाई के दौरान में किस हथियार का इस्तेमाल किया जाता है? तो क्लोज क्वार्टर, जिसे सीक्यूबी की भी लड़ाई कहते हैं, सीक्यूबी यानी कि क्लोज क्वार्टर बैटल। तो क्लोज क्वार्टर बैटल में जो है वो हम स्टेन मशीन गन या स्टेन मशीन कार्बाइन का इस्तेमाल करते हैं, या तो आप इसे स्टेन मशीन गन भी कह सकते हो या स्टेन मशीन कार्बाइन कह सकते हो। ओके, ऑप्शन डी आएगा यहाँ पे हमारा सही आंसर। ओके, नेक्स्ट, अगला है .22 डिलक्स राइफल की लंबाई कितने सेंटीमीटर की होती है? देखिए क्वेश्चन थोड़ा हार्ड पूछा है आपको कंफ्यूज करने के लिए। तो .22 डिलक्स राइफल की जो लंबाई है वो होती है 110 सेंटीमीटर की। अगर यहाँ पे सिर्फ आपसे पूछा जाए कि भैया .22 डिलक्स राइफल की लंबाई कितनी होती है, तो आप क्या लिखते हो यहाँ पे? ओके, आप लिखते हो 43 इंच। ओके, इंच में अगर पूछेंगे, बट इन्होंने यहाँ पे सेंटीमीटर में पूछा है, तो सेंटीमीटर में पूछेंगे तो 110 सेंटीमीटर, अगर इंच में पूछेंगे तो 43 इंच आपको यहाँ पे आंसर्स लिखने होंगे, याद रखेंगे। नेक्स्ट, अगला है 5.56 इंसास राइफल की प्रभावी रेंज कितनी होती है? इफेक्टिव रेंज इंसास की, तो इंसास की इफेक्टिव रेंज होती है 400 मीटर, यानी कि ऑप्शन ए आएगा हमारा यहाँ पे राइट आंसर। नेक्स्ट, अगला है ब्रेन गन के नाम से हम किस हथियार को जानते हैं? तो ब्रेन गन के नाम से जो है हम 7.62 LMG लाइट मशीन गन को जानते हैं। सही आंसर आएगा हमारा यहाँ पे ऑप्शन सी। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, मैं थोड़ा सा जूम भी कर लेता हूं ताकि आपको ये क्वेश्चंस प्रॉपरली दिखाई दे सके। क्वेश्चन नंबर 11 है शस्त्र प्रशिक्षण से कैडेट्स में किन गुणों का विकास होता है? ऑप्शंस आपके सामने। कैडेट्स आत्मरक्षा करना सीखते हैं, शारीरिक अंगों में समन्वय बनता है, कैडेट्स में धैर्य और आत्मविश्वास का विकास होता है, उपरोक्त में से सभी। तो आंसर आएगा उपरोक्त में से सभी, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। इंग्लिश वाले बच्चे यहां से नीचे से आप यहाँ पे पढ़ लेना। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 12, राइफल की साफ सफाई के लिए किन वस्तुओं की आवश्यकता नहीं होती है? क्वेश्चंस पढ़िएगा, पूछा है कि किस वस्तु की आवश्यकता नहीं होती है। ऑप्शन से पुल थ्रू पेचकस, पत्थर डिटर्जेंट, चेंबर सफाई ब्रश, चिंदी, तेल की बोतल। तो आंसर आएगा पत्थर और डिटर्जेंट की जो है वो इस्तेमाल नहीं किया जाता है राइफल को साफ करने के लिए। ऑप्शन बी आएगा हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है एक फायरिंग ग्रुप के एक ही लक्ष्य और निशाने पर चलाए गए राउंड्स के द्वारा बने क्षेत्र का केंद्र बिंदु क्या कहलाता है? तो सही आंसर आएगा MPI, यानी कि मीन पॉइंट ऑफ इंपैक्ट। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, इसे MPI कहा जाता है। नेक्स्ट,
फायरिंग रेंज पर सुरक्षा के लिए क्या उपाय किए जाने चाहिए? ऑप्शन से फायरिंग रेंज पे लाल झंडा लगाना चाहिए, हथियारों का निरीक्षण करना चाहिए, लाल कुर्ती पहनकर संतरी को बैठाना चाहिए, उपरोक्त में से सभी। ओके, तो यहाँ पे क्या लिखोगे सभी आंसर्स? तो राइट आंसर इज ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ओके, तो जिन्होंने भी ऑप्शन डी बोला है उनका सही है, परफेक्ट है। नेक्स्ट, अगला है, बैरल को साफ करने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है? लकड़ी का इस्तेमाल किया जाता है, कपड़े का इस्तेमाल किया जाता है, पुल थ्रू का इस्तेमाल किया जाता है, या पानी का इस्तेमाल किया जाता है? तो बैरल को साफ करने के लिए हम पुल थ्रू का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि हमारा यहाँ पे आएगा ऑप्शन सी, पुल थ्रू इज द करेक्ट आंसर। ओके, तो बच्चों ये थे आपके वेपन ट्रेनिंग के ऊपर। याद रखना, वेपन ट्रेनिंग के ऊपर आपके एग्जाम में केवल 15 क्वेश्चन आएंगे, एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, यानी कि वेपन ट्रेनिंग का जो चैप्टर होगा आपका 30 नंबर का होगा। अगला चैप्टर आपका शुरू होता है एनसीसी जनरल। इस चैप्टर से जो है वो आपके एग्जाम में 6 मार्क्स के लिए क्वेश्चंस आएंगे। पहला क्वेश्चन इसमें है, वर्तमान में एनसीसी के महानिदेशक कौन है? तो सभी ऑप्शंस आपके सामने, फटाक से आंसर कर दीजिए। तो वर्तमान में एनसीसी के जो महानिदेशक है वो है लेफ्टिनेंट जनरल गुरबीर पाल सिंह इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट, बिहार एवं झारखंड एनसीसी निदेशालय का मुख्यालय कहां पर स्थित है? तो बिहार एवं झारखंड एनसीसी निदेशालय का मुख्यालय है पटना में, यानी कि ऑप्शन आएगा बच्चों ए। ओके, पटना इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एनसीसी का कार्डिनल नहीं है? तो इनमें से एनसीसी का कौन सा कार्डिनल नहीं है? सभी ऑप्शंस आपके सामने दे रखी है, ऑप्शंस को एक बार अच्छी तरीके से पढ़िए और साथ में आंसर देने की कोशिश कीजिए। मुस्कुराते हुए आज्ञा का पालन करना, समय पर पाबंद रहना, हमेशा झूठ व बहाने बनाना, या निसंकोच के साथ कठिन परिश्रम करना? तो यहाँ पे कार्डिनल नहीं है, तो कार्डिनल ये नहीं है, हमेशा झूठ व बहाने बनाना, यानी कि सी, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट। तो अगला चैप्टर आपका यहां से शुरू होता है, नेशनल इंटीग्रेशन एंड अवेयरनेस, राष्ट्रीय एकता एवं जागरूकता। इस चैप्टर से आपके एग्जाम में 20 मार्क्स के लिए क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। क्वेश्चन है, जय जवान जय किसान का नारा किसके द्वारा दिया गया था? तो जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया था। ओके, जो बच्चे इंग्लिश में पढ़ना चाहते हैं यहाँ पे इंग्लिश में आपको देखने को मिल जाएगा वही क्वेश्चन, क्योंकि क्वेश्चन आगे पीछे था, मतलब दूसरे पेज पे गया इसलिए यहाँ पे क्वेश्चन आ गया। नेक्स्ट, वंदे मातरम किसके द्वारा लिखा गया था? तो वंदे मातरम जो है वो बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया था, यानी कि ऑप्शन ए आएगा यहाँ पे सही आंसर। ओके, और सभी याद करना कि आपको कितने सवालों के सही जवाब आते हैं। ओके, मैं थोड़ा सा क्लास की स्पीड बढ़ाता हूं और आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि आप एक ओरिजिनल पेपर सॉल्व कर रहे हो और कितने सवालों के आप सही जवाब दे पा रहे हो। शहीद दिवस कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो शहीद दिवस जो है वह हम 30 जनवरी को सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि इसी तारीख को जो है वो महात्मा गांधी जी की हत्या हुई थी। नेक्स्ट, युवा किस वर्ग के आयु के बीच को कहा जाता है? युवा यानी कि यूथ। यूथ हम किसे कहते हैं? तो यूथ जो है वो जिसकी भी उम्र, ठीक है, जिसकी भी उम्र 15 से लेकर 29 वर्ष के बीच में है, उन्हें सभी को हम यूथ कहते हैं, युवा कहते हैं। ओके, यानी कि ऑप्शन बी आएगा हमारा यहाँ पे राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, गणतंत्र दिवस पर कितने गन सैल्यूट दिए जाते हैं? तो गणतंत्र दिवस पर जो है वो टोटल 21 गन सैल्यूट दिए जाते हैं, 21 तोपों की सलामी दी जाती है। ओके, अगला क्वेश्चन है, इंकलाब जिंदाबाद का जो नारा है वो किसके द्वारा दिया गया था? तो इंकलाब जिंदाबाद का नारा शहीद भगत सिंह जी के द्वारा दिया गया था, यानी कि सही आंसर आएगा हमारा ऑप्शन बी। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, भारतीय संविधान को कब अपनाया गया? देखो आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन कंफ्यूज करेगा बच्चों। ये क्वेश्चन एक तो पूछते हैं कि भारतीय संविधान को कब अपनाया गया, ओके, उसके बाद में अगला क्वेश्चन पूछते हैं कि भारतीय संविधान को कब लागू किया। ओके, तो दोनों भी अलग अलग है। तो अपनाया कब? तो बच्चों हमने अपनाया था, याद रखना, 26 नवंबर 1949 को हमने अपनाया, ठीक है, और लागू कब हुआ? तो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। ओके, अपनाया गया अलग है और लागू किया गया अलग है, तो दोनों भी अलग अलग है, तो थोड़ा सा इसको आप याद रखने की कोशिश करना। ओके, चलिए आगे बढ़ता हूं बच्चों में अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, राष्ट्रीय एकता को विघटित करने वाले कौन कौन से तत्व है? तो राष्ट्रीय एकता को बर्बाद करने वाले ये सारे तत्व है, आंसर आएगा ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, उपरोक्त में से सभी। नेक्स्ट अगला है, राष्ट्र निर्माण के हित में आपको क्या करना चाहिए? तो राष्ट्र निर्माण के हित में नशीली दवाओं का सेवन करना चाहिए, भ्रष्टाचार नहीं करना चाहिए,
छोटे बच्चों से श्रम करवाना या अवैध यौन संबंध बनाना। तो यहाँ पे हम लिखेंगे भ्रष्टाचार नहीं करना चाहिए। ओके, ये बी वाला आएगा यहाँ पे राइट आंसर। 27 का आंसर हम लिखेंगे यहाँ पे ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अगला है, किसी भी देश के विकास के लिए राष्ट्रीय एकता क्यों जरूरी है? ऑप्शंस आपके सामने दे रखा है। देश में शांति और सौहार्द बनाए रखने के लिए, देश की विकास और प्रगति के लिए, संस्कृति एवं धर्म के विकास के लिए, और उपरोक्त में से सभी। तो आंसर आएगा हमारा ऑप्शन डी, उपरोक्त में से सभी इज द राइट आंसर। ओके, जो इंग्लिश में पढ़ना चाहते हैं वो इंग्लिश वाले बच्चे यहां से रीड कर लीजिए। नेक्स्ट, पर्सनालिटी डेवलपमेंट। बच्चों आपके जब 2 मार्च को आपका पेपर होगा तो उसमें जो सबसे हार्ड जो चैप्टर होता है वो यही होता है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट वाला। ओके, और इस चैप्टर से 60 मार्क्स के लिए आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आदर्श नेतृत्व की कितनी शैलियां होती है? तो आदर्श नेतृत्व की 3 शैलियां होती है, ऑटोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक एंड लेजिस्फेयर। अगला है, भारत में पैदा हुआ व्यक्ति क्या कहलाता है? तो भारतीय कहलाता है, यानी कि ऑप्शन डी आएगा यहाँ पे सही आंसर। ओके, 1 मिनट। हाँ, ये इसकी फोटो कॉपी ना अलग अलग चली गई है पूरी। ये इंग्लिश में यहां से आप पढ़ लेना इसका। क्वेश्चन नंबर 31 है, ड्रिल का मूल आधार है। तो बच्चा ड्रिल किसकी फाउंडेशन है? तो ड्रिल डिसिप्लिन की फाउंडेशन है, अनुशासन की फाउंडेशन है। ओके, प्रत्यक्षीकरण एक प्रक्रिया है। तो प्रत्यक्षीकरण एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया, एक साइकोलॉजिकल प्रोसेस है। ओके, परसेप्शन। व्यक्तिगत ये जो शब्द है वो कौन से लैटिन शब्द से बना है? तो व्यक्तिगत ये जो शब्द है ये परसोना से बना है। करेक्ट आंसर इज परसोना। अगला सवाल है, उत्प्रेरक अनुनय की मदद से वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति वांछित तरीके से कार्य करने के लिए प्रेरित होता है। तो आंसर हम लिखेंगे यहाँ पे प्रेरणा, यानी कि मोटिवेशन इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट अगला है क्वेश्चन नंबर 35 है, नेतृत्व मानवीय मूल्यों के लिए चिंता दिखाता है। तो इनमें से लोकतांत्रिक जो नेतृत्व है वो मानवीय मूल्यों के लिए चिंता दिखाने का काम करता है। ऑप्शन ए आएगा सही आंसर। एक स्वस्थ, एक मजबूत व्यक्तित्व का मूल निर्धारण का कारक है। तो सही आंसर यहाँ पे क्या आएगा? स्व प्रतिमा, सेल्फ इमेज। ओके, तो एक स्वस्थ स्व प्रतिमा एक मजबूत व्यक्तित्व का मूल निर्धारण का कारक है। मनोबल एक गुण है। तो मनोबल कौन सा गुण है? तो मनोबल एक नैतिक गुण है, मोरल है। ओके, एक नैतिक गुण है, याद रखना। अगला है, साहस, धीरज, जागरूकता और बंधुत्व, इन सभी को अपने साथ कौन बना के रखता है? तो अनुशासन बना के रखता है, यानी कि हमारा ऑप्शन सी आएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से स्व जागरूकता का आयाम नहीं है। कौन सा आयाम नहीं है? तो यहाँ पे आत्मविश्वास है, आत्मचित्रण भी है, अंधश्रद्धा और आत्म प्रेरणा। तो ये जो सुपरटिशन है यानी कि अंधश्रद्धा जो है ये क्या नहीं है, ये स्व जागरूकता का आयाम नहीं है। इस बात को याद रखेंगे सभी। ओके, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चंस की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से नागरिक का अधिकार नहीं है। तो नागरिक का कौन सा अधिकार नहीं है इनमें से? ऑप्शन है आपके सामने। ओके, तो मताधिकार का दुरुपयोग करना ये एक नागरिक का अधिकार नहीं है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर आएगा हमारा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट, यह दर्द, थकान, तनाव और कष्ट झेलने की मानसिक और शारीरिक क्षमता का गुण होता है। ओके, तो इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम पेशेंस कहते हैं, इसे हम धीरज कहते हैं। तो बच्चों धीरज, धीरज क्या होता है? तो धीरज यह दर्द, थकान, तनाव और कष्ट झेलने की मानसिक और शारीरिक क्षमता का एक गुण होता है। ओके, नेक्स्ट अगला है क्वेश्चन नंबर 42 है, यह निष्पक्षता और सुसंगता का गुण होता है। ओके, यह निष्पक्षता और सुसंगता का गुण होता है। तो आंसर आएगा यहाँ पे न्यायिकता। ओके, जस्टिस इज द राइट आंसर। किसी का पक्ष न लेना और उचित निर्णय करना, ये क्या कहलाता है? तो ये निष्पक्षता कहलाता है। ओके, किसी का भी पक्ष न लेना और उचित निर्णय करना ये आपका निष्पक्षता कहलाता है। इस बात को याद रखें सभी कैडेट्स। ओके, और आप में से ऐसे बहुत सारे कैडेट्स हैं जो अपनी तैयारी कर रहे हैं बी सर्टिफिकेट का एग्जाम देने वाले 2 मार्च को, और आपकी तैयारी बिल्कुल भी शून्य है, बिल्कुल भी जीरो है, आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है। तो घबराने वाली कोई बात नहीं है, मिशन एनसीसी ने आपके लिए पेड पीडीएफ लॉन्च किया है। तो मैं यहाँ पे मेरा नंबर देता हूँ 7507540777। आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं
इस नंबर के व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज कर सकते हैं, हाय मिशन एनसीसी, और अपने लिए पेड पीडीएफ ले सकते हैं, और इन पेड पीडीएफ के माध्यम से आप अपनी तैयारी को और बेहतर बना सकते हैं। ठीक है, मैं 100% गारंटी के साथ बोलता हूं कि अगर आप इन पेड पीडीएफ को पढ़ते हो तो आपको ए ग्रेड पक्का मिलेगा। ओके, बट इसकी फीस है बच्चा मात्र 199 रुपीज, जिसमें आपको 50+ पीडीएफ मिलने वाली है। ओके, ये सारे पीडीएफ आपके व्हाट्सएप पर आ जाएगी। अगर आपकी तैयारी बिल्कुल भी जीरो है तो ये मॉडल पेपर विद पीडीएफ ये आपके लिए बेस्ट होंगे। ठीक है, तो इस नंबर पे कॉल करें या इस नंबर के व्हाट्सएप पे मैसेज करें और अपने लिए पेड पीडीएफ अभी लेकर अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए। और आज जो मैं ओरिजिनल पेपर पढ़ा रहा हूं तो ये सारी चीजें भी आपको इस पीडीएफ में मिल जाएगी। ओके, चलिए, व्यक्तिवाद व स्वार्थवाद का त्याग करना ये क्या कहलाता है? व्यक्तिवाद और स्वार्थ का त्याग करना ये निस्वार्थता कहलाता है, यानी कि ऑप्शन ए आएगा यहाँ पे हमारा सही आंसर। अगला है, आदर्श नागरिक का गुण नहीं है। तो आदर्श नागरिक का गुण कौन सा नहीं है? तो स्वार्थता, क्योंकि एक आदर्श नागरिक कभी भी स्वार्थी नहीं होता है। तो राइट आंसर इज स्वार्थता इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए वाला होगा यहाँ पे राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, आदर्श जनों की शारीरिक और मानसिक भावभंगिता को समझना और उसे अपनी अभिवृत्ति में 1 मिनट, हाँ, अभिवृत्ति में सम्मिलित करना, यह क्या कहलाता है? ओके, तो ये आपका प्रतिरूपण कहलाएगा। ओके, 46 का आंसर आएगा आपका प्रतिरूपण, यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। बच्चों, निम्नलिखित में से जीवन कौशल्य के प्रकार है, जो लाइफ स्किल है, जो WHO ने जो है वो लाइफ स्किल डिसाइड किया है, तो आपको यहाँ पे लाइफ स्किल का एक प्रकार बताना है। तो लाइफ स्किल के ये सारे प्रकार है, आंसर आएंगे उपरोक्त में से सभी, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है बच्चों, एक व्यक्ति अपने मन में जिस प्रकार के विचार रखता है तो वो उसकी क्या कहलाती है? तो ऑब्वियस सी बात है, तो एक व्यक्ति अपने मन में जिस तरीके के विचार रखता है तो उसकी मानसिकता कहलाती है, माइंड सेट कहलाता है। ओके, यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। इंग्लिश में अगर आप पढ़ना चाहते हो तो यहाँ पे आप पढ़ सकते हो। चलिए, अगला क्वेश्चन है आपके सामने, नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन योर स्क्रीन, 1 मिनट। ओके, एक व्यक्ति से दूसरे के बीच में कोई सूचना, विचार, अभिव्यक्ति प्रसार करने की क्रिया को हम क्या कहते हैं? तो हम उसे कहते हैं संचार, यानी कि कम्युनिकेशन। ओके, नेक्स्ट, हमें समाज में अच्छा व्यवहार करना सिखाता है। तो समाज में अच्छा व्यवहार करना हमें कौन सिखाता है? तो बच्चों, जो सोशल एटिक्वेट्स है, यानी कि जो सामाजिक शिष्टाचार है, ये हमें समाज में अच्छा व्यवहार करना सिखाता है, याद रखिए। नेक्स्ट, समय को नष्ट करने वाले कौन कौन से कारक होते हैं? तो समय को नष्ट करने वाले ये सारे कारक है, टेलीफोन, मोबाइल फोन, अधिक मित्र, अधिक संबंधी, ओके, अनावश्यक कागज पत्र, ये सारे के सारे टाइम को बर्बाद करने वाले फैक्टर्स है। ओके, टाइम को वेस्ट करने वाले फैक्टर्स है, आंसर आएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, उससे उस व्यक्ति को कहते हैं जो राज्य के प्रति भक्ति रखता है और उसे राजनीतिक और सामाजिक अधिकार प्राप्त हो और जो लोक सेवा की भावना से प्रेरित होता हो, तो उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम बच्चा नागरिक कहते हैं, उसे हम सिटीजन कहते हैं। क्या कहते हैं? नागरिक, यानी कि हमारा आंसर आएगा यहाँ पे ऑप्शन बी। ओके, चलिए नेक्स्ट, जिसको इंग्लिश में पढ़ना है वो इंग्लिश में यहाँ से पढ़ सकता है। आगे बढ़ता हूं, मनुष्य एक प्राणी है। तो बच्चों, मनुष्य कैसा प्राणी है? तो मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, एक सोशल एनिमल है, क्योंकि उसको समाज के सिवा वो दूसरी जगह नहीं रह सकता है। ओके, तो ये एक सोशल एनिमल है। ओके, व्यक्ति के व्यवहार में उद्देश्य की दशा निर्धारित करती है। तो प्रेरणा जो है, मोटिवेशन जो है बच्चा, वो व्यक्ति के व्यवहार में उद्देश्य की दशा निर्धारित करती है। ओके, शिष्टाचार की आवश्यकता क्यों होती है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, ठीक है, शिष्टाचार की आवश्यकता क्यों होती है? क्योंकि बच्चों, शिष्टाचार आपको एक सुसंस्कृत व्यक्ति बनाता है, आपको जिम्मेदार और परिपक्व बनाता है, आपको उत्तम व्यवहार करना सिखाता है। आंसर आएगा उपरोक्त में से सभी, ऑप्शन डी लिखेंगे हम यहाँ पे सही आंसर्स। ओके, चलिए आगे बढ़ेंगे। दो या दो से अधिक लोग जब किसी साझा उद्देश्य की प्राप्ति के लिए जब वो एकत्र आते हैं तो उसे आप क्या कहते हो? तो दो या दो से अधिक लोग जब किसी साझा उद्देश्य की प्राप्ति के लिए जब वो इकट्ठा आते हैं तो उसे हम समूह कहते हैं, उसे हम ग्रुप कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रुप इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से दल का प्रकार नहीं है। तो बच्चों, इनमें से टीम का कौन सा प्रकार नहीं है? आंसर करेंगे सभी। ओके, तो दल का प्रकार कार्यात्मक दल है, भ्रष्टाचार दल है, समस्या समाधान दल है या स्व प्रबंधित दल है?
तो इनमें से दल का प्रकार नहीं है भ्रष्टाचार दल, यानी कि ऑप्शन बी आएगा हमारा सही आंसर। ओके, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से एक अच्छी आदत पहचानो, एक अच्छी हैबिट आपको पहचानना है। नाखून चबाना, नाक में उंगली करना, वरिष्ठ जनों का सम्मान करना, खाते समय मुंह से आवाज करना। तो एक अच्छी आदत कौन सी है? वरिष्ठ जनों का सम्मान करना, ये एक अच्छी आदत है। बाकी यहाँ पे जितनी भी आदतें दे रखी है वो सारी बुरी आदतें, बैड हैबिट्स है। ओके, तो यहाँ पे आपने एक राइट स्टेटमेंट चूज किया है, वरिष्ठ जनों का सम्मान करना। ओके, तो यहाँ पे आपके पर्सनालिटी डेवलपमेंट के क्वेश्चंस खत्म हो चुके हैं। अब यहाँ पे बढ़ेंगे लीडरशिप के क्वेश्चंस। तो लीडरशिप से याद रखना, आपके एग्जाम में 18 नंबर के लिए क्वेश्चंस आएंगे। बच्चों, लीडर है, पैदा नहीं होते। तो बच्चा लीडर बनते हैं, है ना। यहाँ पे जो हमें एक स्टेटमेंट दिया है इसको पूरा करना है। बच्चों, लीडर हमेशा बनते हैं, पैदा नहीं होते। ओके, तो लिखेंगे हम यहाँ पे सी, लीडर बनते हैं, पैदा नहीं होते। एक नेता के अंदर कौन सा गुण होता है? ओके, एक नेता के अंदर कौन कौन से गुण होते हैं? उत्साह, बुद्धिमान, निष्ठावान या उपरोक्त में से सभी। तो एक नेता के अंदर ये सारे क्वालिटीज होते हैं, यानी कि हमारा आंसर आएगा डी। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 61 आप सभी के सामने। ओके, इस नेतृत्व शैली में सभी नीतियों और प्रक्रियाओं का निर्धारण एक नेता के द्वारा किया जाता है। तो उसे आप क्या कहोगे? लोकतांत्रिक नेतृत्व शैली, हस्तक्षेप नेतृत्व शैली, निरंकुश नेतृत्व शैली या राजकीय नेतृत्व शैली। ओके, चलो ट्राई करेंगे, सभी क्या आंसर लिखोगे? 61 का आंसर आपकी तरफ से क्या मिलेगा मुझे? तो ऑप्शन सी, निरंकुश नेतृत्व शैली इज द करेक्ट आंसर। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है। नेतृत्व एक गुण होता है। तो बच्चों, नेतृत्व एक कौन सा गुण है? सोशल गुण है, पर्सनल गुण है, या इकोनॉमिक यानी कि आर्थिक गुण है, या राजनीतिक गुण है? तो नेतृत्व एक पर्सनल क्वालिटी होती है, एक व्यक्तिगत गुण होता है। ओके, तो राइट आंसर क्या आएगा हमारा? ऑप्शन बी, नेतृत्व एक व्यक्तिगत गुण होता है, एक पर्सनल क्वालिटी होती है। ओके, अगला है, नेतृत्व का अर्थ दादागिरी अथवा केवल हुक्म चलाना नहीं होता है, बल्कि लोगों को करना होता है। ओके, तो बच्चों ये एक स्टेटमेंट आपके सामने दे रखा है, इसको आपको पूरा सेंटेंस बनाना है। नेतृत्व का अर्थ दादागिरी अथवा केवल हुक्म चलाना नहीं होता है, बल्कि क्या करना होता है? प्रोत्साहित करना होता है। ओके, लोगों को प्रोत्साहित करना भी होता है, याद रखना, उनको इनकरेज करना होता है। ओके, क्योंकि डराना नहीं होता है, मारपीट कराना नहीं होता है, गाली गलौज करना नहीं होता है। आंसर आएगा प्रोत्साहित करना। नेक्स्ट अगला है क्वेश्चन नंबर 64 आपके सामने है। यह कर्तव्य के निर्वाह में गंभीर रुचि और जोश का प्रदर्शन करता है। उत्साह है, न्यायिकता है, व्यवहार कुशलता है, या आचरण है? तो 64 का आंसर हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? तो बच्चों उत्साह। ठीक है, उत्साह क्या करता है? कर्तव्य के निर्वाह में गंभीर रुचि और जोश का प्रदर्शन करता है, इसलिए आपको उत्साही होना बहुत जरूरी है। ओके, नेक्स्ट है, यह अपने देश, वरिष्ठ जनों व सहकर्मियों के प्रति वफादारी का एक गुण होता है। तो उसे आप क्या कहते हो? आंसर करो जल्दी से। ओके, ओके एवरीवन, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यह अपने देश, वरिष्ठ जनों और सहकर्मियों के प्रति वफादारी का गुण होता है। तो करेक्ट आंसर क्या लिखोगे सभी 65 का? चलो, बिल्कुल सही है। तो निष्ठा इज द करेक्ट आंसर। जिन्होंने भी निष्ठा कहा है, लॉयल्टी कहा है, उनका सही है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से नेतृत्व शैली का प्रकार नहीं है। तो इनमें से नेतृत्व शैली का कौन सा प्रकार नहीं है? निरंकुश, राजकीय, लोकतांत्रिक या हस्तक्षेप। ओके, तो इनमें से जो है, ये जो राजकीय नेतृत्व है ना, ये नहीं है, इस बात को याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट, यानी कि ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन योर स्क्रीन। निम्नलिखित में से एक सफल नेता का गुण नहीं है। ऑप्शन से अनुशासन, निर्णायकता, भ्रष्टाचार और पहल करना। तो एक सफल नेता का गुण नहीं होता है भ्रष्टाचार, इज द करेक्ट आंसर। करप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट चैप्टर आपका शुरू होता है डिजास्टर मैनेजमेंट। ओके, तो डिजास्टर मैनेजमेंट के ऊपर लगभग आपके एग्जाम में 18 मार्क्स के लिए क्वेश्चंस पूछे जाएंगे।
तो इसमें पहला क्वेश्चन है, अचानक होने वाली दुर्घटना को हम क्या कहते हैं? तो अचानक होने वाली दुर्घटना को जो है हम क्या कहते हैं? एवरीवन आंसर करेंगे फटाक से। तो अचानक होने वाली दुर्घटना को हम आपदा कहते हैं, डिजास्टर कहते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपदा कितने प्रकार की होती है? डिजास्टर कितने प्रकार के होते हैं? तो डिजास्टर दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? आपको पता है, एक तो होती है मानव रचित आपदा और दूसरी जो होती है आपकी वो है प्राकृतिक आपदा। ओके, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल या मैन मेड डिजास्टर, ये दो तरीके के डिजास्टर्स होते हैं जो आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन एवरीवन, निम्नलिखित में से प्राकृतिक आपदा का उदाहरण है, तो इनमें से प्राकृतिक आपदा का कौन सा एग्जाम्पल है आपको बताना है। 1 मिनट, मैं इसको थोड़ा सा जूम आउट कर लेता हूं ताकि आपको ये क्वेश्चंस दिखाई दे सके। ओके, तो निम्नलिखित में से प्राकृतिक आपदा का एग्जाम्पल है तो कौन सा है? यातायात दुर्घटना, औद्योगिक दुर्घटना, पारंपरिक युद्ध और सुनामी। ये सुनामी जो है ना, ये आपका प्राकृतिक आपदा का एग्जाम्पल है। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट एवरीवन, आपदा स्थल में तुरंत प्राथमिक चिकित्सा देने की जो जिम्मेदारी होती है वो किसकी होती है? ओके, आकस्मिक सेवा, बचाव सेवा, निस्तारण सेवा या कल्याण सेवा। तो आपदा स्थल पर तुरंत प्राथमिक चिकित्सा देने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो होती है आकस्मिक सेवा, जिसे आप कॉजलिटी सर्विस कहते हो। क्या कहते हो? कॉजलिटी सर्विस या आकस्मिक सेवा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से अनिवार्य सेवाएं कौन कौन सी होती है? ऑप्शन से डाक तार व दूरभाष सेवाएं, विद्युत, जल व स्वच्छता की व्यवस्था, चिकित्सा सेवाओं की व दवाओं की आपूर्ति या उपरोक्त में से सभी। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। ऑप्शन डी वाले सभी बच्चे यहाँ पे सही है। ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर। 72 का आंसर आएगा डी। नेक्स्ट, आगे बढ़ेंगे बच्चों। थोड़ा फास्ट तो नहीं हो रहा है क्योंकि मैं आपका समय बचाने के लिए थोड़ा जल्दी जल्दी यानी कि स्पीडली क्लास ले रहा हूं ताकि आप सभी का टाइम बच सके और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आपको याद हो सके। ओके, चलिए आगे बढ़ेंगे। जिला स्तर पर आपदा प्रबंधन का अधीक्षक कौन होता है? तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो है वो डिजास्टर मैनेजमेंट का जो कंट्रोल होता है, यानी कि उसका जो अध्यक्ष होते हैं वो होते हैं डीएम, जिसे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कहा जाता है या जिलाधिकारी कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से मानवकृत आपदा नहीं है या मानव रचित आपदा नहीं है, इनमें से मानव रचित आपदा कौन सी नहीं है? तो भूकंप जो है ना, अर्थक्वेक जो है वो एक मैन मेड डिजास्टर नहीं है, एक नेचुरल डिजास्टर है। क्वेश्चन है, हाउस फायर पार्टियों में कितने व्यक्ति और सहायक होते हैं? ये क्वेश्चन थोड़ा हार्ड है और इसका आंसर आपको आएगा तो अच्छी बात है, नहीं आएगा तो मैं यहाँ पे बता देता हूँ। हाउस फायर पार्टी में बच्चों 4 व्यक्ति होते हैं। कितने? 4 व्यक्ति। 4 इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन डी आएगा यहाँ पे आपका सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन योर स्क्रीन। क्षतिग्रस्त भवनों से सामान निकालने की जो जिम्मेदारी होती है वो कौन से सेवा की होती है? मान के चलो किसी भी एरिया में भूकंप आया और भूकंप आने के बाद में वहां पे बहुत सारा सामान जो है वो दबा होता है, उस सामान को खोजना होता है, तो यानी कि उसी को कहा जाता है क्षतिग्रस्त भवन। तो क्षतिग्रस्त भवनों से सामान निकालने की जो जिम्मेदारी है वो है निस्तारण सेवा की, यानी कि सैल्वेज सर्विस की। ओके, ऑप्शन सी लिखेंगे हम यहाँ पे सही आंसर। आगे बढ़ेंगे, अगला चैप्टर है सोशल सर्विस एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट। इस चैप्टर से आपके एग्जाम में 32 नंबर के लिए क्वेश्चंस आएंगे, यानी कि टोटल क्वेश्चन होंगे 16। और आपको ये भी पता होना चाहिए आपके पेपर में एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है, यानी कि ये 32 नंबर का चैप्टर है सोशल सर्विस एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट। तो निम्नलिखित में से रक्तदान से क्या लाभ होते हैं, क्या बेनिफिट होते हैं? तो रक्तदान से ये सारे बेनिफिट होते हैं। वजन कंट्रोल में रहता है, शरीर में नए रक्त का संचार होता है, रक्तदान एक जीवन दान है। आंसर सी इज द करेक्ट आंसर। हवाई अड्डों पर भौतिक सुरक्षा प्रदान करने की जो जिम्मेदारी है वो किसकी होती है? तो हवाई अड्डों पर भौतिक सुरक्षा प्रदान करने की जिम्मेदारी सीआईएसएफ की होती है। सीआईएसएफ का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट बच्चों, ई क्रांति 9 स्तंभों में से एक है। ई क्रांति डिजिटल इंडिया, स्वच्छ भारत, एक भारत या उपरोक्त में से सभी। तो ई क्रांति जो है वो डिजिटल इंडिया के 9 पिलर में से एक है। राइट आंसर लिखेंगे हम यहाँ पे, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 80 है, एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एड्स? ऑप्शन से आपके सामने सभी। तो एड्स का फुल फॉर्म होता है एक्वायर इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, यानी कि ऑप्शन सी वाला आएगा यहाँ पे राइट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट, अगला है बच्चों, एक कैडेट के तौर पर मलेरिया की रोकथाम आप कैसे करोगे?
और आप में से बहुत सारे कैडेट्स है जो 2 मार्च को पेपर देने वाले हैं। हमारे बहुत बच्चे हैं जो 2 मार्च को पेपर दे रहे हैं, कोई 9 मार्च को पेपर देने वाला है। महाराष्ट्र वाले हमारे बच्चे 15 मार्च को पेपर दे रहे हैं, कोई हमारा 23 मार्च को पेपर देने वाला है, तो कोई कैडेट 30 मार्च को यहाँ पे पेपर देने वाले हैं। तो बच्चों अगर आपकी तैयारी बिल्कुल भी जीरो है, आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है, तो घबराने वाली कोई बात नहीं है। मिशन एनसीसी ने आप सभी के लिए पेड कोर्स लॉन्च किया है, जिसमें आपको मिलेंगे, ठीक है, 50 से भी बेस्ट पीडीएफ। आप कम से कम समय में अभी अपनी उसकी तैयारी कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे मेरा नंबर दे रहा हूँ 7507540777। इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं, इस नंबर के व्हाट्सएप पे आप मैसेज कर सकते हैं। ओके, मैसेज में आप क्या करेंगे, हाय मिशन एनसीसी। ओके, तो इसकी प्राइस याद रखना बच्चों, तो इसकी प्राइस है मात्र 199 रुपीज, 199 रुपए में आपको ये कोर्स मिल रहा है। इतना पढ़ाई करके मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ कि आप कम से कम समय में अपने एग्जाम में ए ग्रेड ले सकते हो। ओके, अगर आपका सपना है ए ग्रेड लेना, तो ये कोर्स आपके लिए बेस्ट है। इस नंबर पे कॉल करें या मैसेज करें। और आज जो भी मैं पीडीएफ पढ़ा रहा हूँ, ये पेपर भी आपको मैं इसमें देने वाला हूँ। ओके, और ऐसे बहुत सारे पेपर्स आपको मिलेंगे, जिससे आप अपनी तैयारी को और बेहतर बना सकते हो। ओके, तो एक कैडेट के तौर पर आप मलेरिया की रोकथाम कैसे करोगे, उपरोक्त में से सभी, यानी कि ऑप्शन बी आएगा यहाँ पे आपका सही आंसर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कैंसर का कारण नहीं है, तो कैंसर का कारण कौन सा नहीं है, तो बच्चों सुबह जल्दी उठना ये कैंसर का कारण नहीं है, यानी कि ऑप्शन डी आएगा आपका सही आंसर। बाकी पान मसाला खाना, गुटखा खाना, शराब सिगरेट पीना, तले भुने चर्बी युक्त पदार्थ खाना, ये सारे कैंसर के कारण है। बस सुबह जल्दी उठना ये कैंसर का कारण नहीं है। अगला है, गैर सरकारी संगठन में कौन सी गतिविधि नहीं करती है, जो आपकी एनजीओ है, एनजीओ, तो एनजीओ कौन सी एक्टिविटी नहीं करती है, तो एनजीओ जो है वो एक्टिविटी नहीं करती है बच्चा भ्रष्टाचार करना, क्योंकि भ्रष्टाचार करने की जो एक्टिविटी है वो एनजीओ के द्वारा नहीं की जाती है, याद रखना सभी। आगे बढ़ते, एनजीओ का फुल फॉर्म क्या होता है, व्हाट इज द फुल फॉर्म एनजीओ। तो कभी कभी आपके एग्जाम में ना एनजीओ का फुल फॉर्म एक अलग तरीके से पूछते हैं, नॉन गवर्नमेंटल, ओके, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। ओके, ये मेंटल यहाँ पे लगाते हैं, अगर ये मेंटल वाला अगर नहीं होगा तो ये आंसर कर देना नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। अगर मेंटल लगा है तो भैया फिर ये आपको आंसर लिखना पड़ेगा ये वाला। ओके, तो नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑप्शन में ये है तो ये लिखेंगे, अगर नहीं है तो फिर ये बी वाला आंसर आपको लिखना पड़ेगा, एनजीओ का फुल फॉर्म। बच्चों भारत में ग्रामीण विकास की आवश्यकता क्यों है, तो ग्रामीण जनसंख्या के सशक्तिकरण हेतु, शहरी व ग्रामीण जीवन के बीच में खाई के पाटने हेतु, आजीविका के अवसर सृजन हेतु, या उपरोक्त में से सभी। तो आंसर आएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। ओके, तो यहाँ पे हम लिखेंगे डी इज द राइट आंसर। सभी कैडेट्स को क्या इन सभी सवालों के जवाब आ रहे हैं या नहीं आ रहे, चार्ट बॉक्स में बता दो। अगर आपको इन सवालों के सभी जवाब नहीं आ रहे हैं तो आपको पढ़ाई बहुत ज्यादा करना पड़ेगा। प्रधानमंत्री जनधन योजना की शुरुआत कब हुई थी, ओके, तो सभी ऑप्शंस आपके सामने, प्रधानमंत्री जनधन योजना, तो राइट आंसर आएगा हमारा 86 का। ओके, 28 अगस्त 2014 को जो है वो पीएम GDY यानी कि प्रधानमंत्री जनधन योजना की शुरुआत हुई थी बच्चा 28 अगस्त 2014 में। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, आरटीआई का फुल फॉर्म क्या होता है, व्हाट इज द फुल फॉर्म आरटीआई, तो आरटीआई का होता है राइट टू इंफॉर्मेशन। ओके, राइट टू इंफॉर्मेशन इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी आएगा करेक्ट आंसर, राइट टू इंफॉर्मेशन इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से गलत कथन पहचानो, इनमें से आपको एक रॉन्ग स्टेटमेंट चूज करना है, कौन सा है, वृक्षारोपण से प्रदूषण नियंत्रण में रहता है, वृक्षारोपण से पर्यावरण संतुलन में रहता है, वृक्षारोपण से बारिश नहीं आती है, वृक्षारोपण से भूमि के कटाव को रोका जाता है। तो बच्चों वृक्षारोपण से बारिश नहीं आती है ये गलत स्टेटमेंट है, यानी कि सी, बारिश आती है, उन्होंने बोला है नहीं आती है, इसलिए हमारा स्टेटमेंट आएगा ये ऑप्शन सी। ओके, तो इंग्लिश वाले बच्चे इंग्लिश में भी पढ़ लीजिए। अगला है, सामाजिक सेवा का उद्देश्य नहीं होता है, तो सामाजिक सेवा का कौन सा उद्देश्य नहीं है, लोगों में निस्वार्थ सेवा भाव की भावना उत्पन्न करना, लोगों को आतंकवादी बनाना, लोगों में टीम भावना का विकास करना, लोगों को श्रम की गरिमा समझाना। आंसर आएगा लोगों को आतंकवादी बनाना, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, लोगों को आतंकवादी बनाना ये सामाजिक सेवा का उद्देश्य नहीं होता है। नेक्स्ट एवरीवन, अगला क्वेश्चन है, सामाजिक समस्याएं कौन कौन सी है, इनमें से सोशल प्रॉब्लम्स आपको बताना है कौन कौन सी है,
तो सामाजिक समस्या है बच्चों जाति प्रथा, लिंग भेद, अशिक्षा, अज्ञानता, अधिक जनसंख्या, सांप्रदायिकता, ये सारे सोशल प्रॉब्लम्स है। आंसर लिखेंगे हम यहाँ पे ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट अगले क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 91। एनसीसी कैडेट्स के द्वारा कौन कौन सी सामाजिक गतिविधियां की जाती हैं? तो एनसीसी कैडेट हमारे ये सारे सोशल एक्टिविटी करते हैं, रक्तदान अभियान चलाते हैं, वृक्षारोपण अभियान चलाते हैं, नशा विरोधी अभियान चलाते हैं, उपरोक्त में से सभी, यानी कि ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अगला है निम्नलिखित में से एचआईवी पॉजिटिव रोगी का लक्षण नहीं है। कौन सा एचआईवी पॉजिटिव रोगी का लक्षण नहीं है? अच्छी भूख लगना और कारण वजन का घटना, सोते समय पसीना आना, या मुंह में घाव होना। तो बच्चों निम्नलिखित में से एचआईवी पॉजिटिव रोगी का लक्षण नहीं है पूछा है, तो बच्चों अच्छी भूख लगना ये वाला नहीं है, है ना। अगर आपको अच्छी भूख लगती है तो भैया कोई नहीं बोलेगा कि आपको एचआईवी हुआ है। ओके, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है आपके सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन योर स्क्रीन, वो है हेल्थ एंड हाइजीन। अब बढ़ते हैं बच्चों हेल्थ एंड हाइजीन से, क्योंकि हेल्थ एंड हाइजीन के ऊपर याद रखना आपके एग्जाम में 26 नंबर के लिए क्वेश्चंस आएंगे हेल्थ एंड हाइजीन से। तो क्वेश्चन है घेगा या गोइटर ये किसके कमी से होता है बच्चों? घेगा या गोइटर जो है ना, ये आयोडीन की कमी से होने वाला डिसीज है। ओके, आयोडीन की कमी से होता है घेगा या गोइटर। अगला है निम्नलिखित में से व्यक्तिगत स्वच्छता में क्या क्या आता है, ऐसा चाहिए यहाँ पे क्या क्या आता है। तो व्यक्तिगत स्वच्छता में क्या क्या आता है? तो उपरोक्त में से सभी ये सारी चीजें आती है बच्चा पर्सनल हाइजीन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है संतुलित आहार में कौन कौन से तत्व होते हैं? बैलेंस डाइट में क्या क्या होता है? कैल्शियम होता है, प्रोटीन होता है, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, फैट्स होता है, विटामिन होते हैं, आयरन्स होते हैं। ओके, तो लिखेंगे हम यहाँ पे ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। तो बैलेंस डाइट में ये सारी चीजें होती है। अगला है स्कर्वी रोग किस विटामिन के कमी से होता है? तो 96 का आंसर हमें क्या मिलेगा? तो स्कर्वी जो है वो विटामिन सी की कमी से होने वाला डिसीज है। आंसर इज विटामिन सी इज द राइट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे बच्चों। इसको थोड़ा मैं जूम कम करता हूं। मच्छर के द्वारा फैलने वाली बीमारी, तो मच्छर के द्वारा कौन सी बीमारी फैलती है? डेंगू फैलता है, आपको पता है, ऑप्शन डी आएगा राइट आंसर। मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती है? 2025 में आपके पेपर में 100% क्वेश्चन आएगा। मानव शरीर में लगभग बच्चे 206 हड्डियां होती है ना। ऑप्शन ए आएगा यहाँ पे राइट आंसर। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से पानी को शुद्ध करने की कौन कौन सी विधियां होती है? अगर आपको पानी को शुद्ध करना है तो ये सारे मेथड्स है जिनके द्वारा आप पानी को शुद्ध कर सकते हैं। क्लोरीनेशन है, उबालना है, स्टेरिलाइजेशन है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। प्राथमिक चिकित्सा किट में क्या नहीं होता है बच्चों? फर्स्ट एड बॉक्स में क्या नहीं होता है? तो फर्स्ट एड बॉक्स में ये पिस्टल और राउंड ये दो चीजें नहीं होती है, बाकी सारी चीजें होती है। ओके, निम्नलिखित में से रेबीज का लक्षण नहीं है बच्चों। रेबीज पता है ना, कुत्ते के काटने पर कौन सा रोग होता है? तो रेबीज। तो रेबीज का लक्षण कौन सा नहीं है? गले की मांसपेशियों में खिंचाव पैदा होना, रात को अच्छी नींद आना, पानी से डर लगना, बेचैनी, भ्रम और निगलने में कठिनाई होना। तो रेबीज का लक्षण बच्चा यही नहीं है, रात को अच्छी नींद आना। अगर रात को आपको अच्छी नींद आती है तो भैया आपको रेबीज नहीं हुआ है, क्योंकि ये रेबीज का लक्षण नहीं है, इस बात को याद रखिए। ओके, चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सांप के काटने पर प्राथमिक उपचार देते हैं, तो सांप के काटने पर कैसे प्राथमिक उपचार दोगे? तो उपरोक्त में से सभी। ऑप्शन ए, पीड़ित को सीधा लेटा दे, उसको सोने मत दे, घाव को अच्छी तरीके से एंटीसेप्टिक लोशन से साफ करे, घाव के ऊपर कसकर एक पट्टी बांधे। आंसर ए आएगा बच्चों, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से अस्थिभंग का प्रकार नहीं है, फ्रैक्चर का कौन सा प्रकार नहीं है? तो धमनी फ्रैक्चर इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी, ये धमनी फ्रैक्चर फ्रैक्चर का प्रकार नहीं है। निम्नलिखित में से घाव का प्रकार नहीं है, तो घाव का कौन सा प्रकार नहीं है बच्चा? तो आधा घाव, हाफ वाउंड, ये घाव का प्रकार नहीं है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। योगासन के नाम, निम्नलिखित में से योगासन के कौन कौन से नाम है? तो ये आएगा उपरोक्त में से सभी। ये सारे योगासन है, शीर्षासन है, हलासन है, त्रिकोणासन है, गरुड़ासन है, सर्वांगासन है, चक्रासन है, ये सारे योगासन के नाम है ना। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अब बढ़ेंगे बच्चों एडवेंचर एक्टिविटीज के ऊपर। एडवेंचर एक्टिविटीज से आपके एग्जाम में 16 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आएंगे। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला का नाम है बच्चा बछेंद्री पाल मैम, जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को क्लाइम किया था। निम्नलिखित में से जलीय साहसिक क्रियाकलाप नहीं है, तो इनमें से पानी पे कौन सी एडवेंचर एक्टिविटीज नहीं की जाती है? तो पानी पे बच्चा स्कीइंग नहीं की जाती है, स्कीइंग केवल
जमीन पे की जाती है, मतलब बर्फीले इलाकों में की जाती है। तो ऑप्शन ए आएगा यहाँ पे हमारा सही आंसर। चांद पर सर्वप्रथम पहुंचने वाले व्यक्ति, तो चांद पे सबसे पहला कदम किसने रखा था? तो बच्चा नील आर्मस्ट्रॉन्ग जी ने रखा था। बेस द राइट आंसर, नील आर्मस्ट्रॉन्ग हो गए यहाँ पे राइट आंसर। साहस जीवन है, और ये जो एक लाइन आपके सामने दे रखी है इसको पूरा करना है। साहस जीवन है और बच्चा भय क्या है? तो मृत्यु है। तो यहाँ पे आंसर आएगा भय। साहस जीवन है और भय क्या है? तो मृत्यु है, याद रखना। बच्चों उड़न सिख के नाम से हम किसे जानते हैं? तो मिल्खा सिंह जी को जो है वो हम उड़न सिख के नाम से जानते हैं, फ्लाइंग सिख के नाम से जानते हैं। अगला है निम्नलिखित में से भू आधारित साहसिक क्रियाकलाप नहीं है। तो बच्चों जमीन पर कौन सी एडवेंचर एक्टिविटीज नहीं की जाती है इनमें से? तो इनमें से जो नौकायान है ना, तो नौकायान ये पानी में किया जाता है, जमीन पे नहीं किया जाता है। ऑप्शन बी आएगा हमारा यहाँ पे सही आंसर। एनसीसी कैडेट साहसिक प्रशिक्षण से क्या फायदे होते हैं? तो एनसीसी कैडेट्स को एडवेंचर एक्टिविटीज से क्या बेनिफिट होते हैं? तो उपरोक्त में से सभी। कैडेट्स को चारित्रिक विकास होता है, कैडेट्स में धैर्य सहिष्णुता की भावना जागृत होती है, कैडेट्स कष्टों का सामना करना सीखते हैं। तो आंसर आएगा ऑप्शन सी, उपरोक्त में से सभी इज द राइट आंसर। अगला है बच्चों साहसिक क्रियाकलाप का उद्देश्य नहीं है। तो इनमें से साहसिक क्रियाकलाप का कौन सा उद्देश्य नहीं है? कैडेट्स को प्रकृति प्रेम और पर्यावरण के बारे में सिखाना, कैडेट्स में भय का निर्माण करना, कैडेट्स में साहस और जिज्ञासा खोज भावना जागृत करना, या कैडेट्स में सहन शक्ति धीरज और आत्मविश्वास का विकास करना। तो कैडेट्स में भय का निर्माण करना ये एडवेंचर एक्टिविटीज का उद्देश्य नहीं है। ओके, ऑप्शन बी आएगा यहाँ पे सही आंसर। अब बढ़ते बच्चों ऑब्स्ट्रैकल ट्रेनिंग में आपके एग्जाम में 6 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आएंगे। तो निम्नलिखित में से बाधाओं का प्रकार नहीं है। तो बाधाओं का प्रकार कौन सा नहीं है? तो ये आपदा जो है वो बाधाओं का प्रकार नहीं है। बाधा पथ में एक बाधा दूसरे बाधा से कितना दूरी पर होती है? तो लगभग 15 से 30 फीट की दूरी पर होती है बच्चा, एक ऑब्स्ट्रैकल से दूसरा ऑब्स्ट्रैकल। अगला है बाधा प्रशिक्षण में कैडेट्स को क्या क्या फायदे होते हैं? कैडेट्स का चारित्रिक विकास होता है, शरीर और मन में समन्वय बनता है, कैडेट्स जोखिम लेने की योग्यता आती है, उपरोक्त में से सभी। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ओके, अगला चैप्टर आपका आता है बॉर्डर एंड कोस्टल एरिया। तो इस चैप्टर से आपके एग्जाम में 8 नंबर्स के लिए क्वेश्चंस आएंगे बॉर्डर एंड कोस्टल एरिया से। भारत का सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है? तो बच्चा गुजरात को ना सबसे ज्यादा समुद्र का किनारा लगा है। ऑप्शन ए आएगा यहाँ पे। ओके, गुजरात को सबसे ज्यादा समुद्र का किनारा लगा है। पश्चिमी तट पर भारत सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो पश्चिमी तट पर भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है बच्चा, वो है राइट आंसर इज मुंबई पोर्ट। ओके, मुंबई पोर्ट इज द करेक्ट आंसर। भारत और चीन के बीच में जो सीमा रेखा है उसे हम क्या कहते हैं? तो भारत और चीन के बीच में जो सीमा रेखा है वो है मैकमोन लाइन। ओके, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अगला है भारत की तटरेखा की लंबाई लगभग कितनी है? अब इसका आंसर सभी बच्चों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। ओके, ये क्वेश्चन मैं आपके लिए खाली छोड़ दूं, मतलब भारत को लगभग कितने किलोमीटर का समुद्र किनारा लगा है, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों स्पेशलाइज्ड सब्जेक्ट के ऊपर। स्पेशलाइज्ड सब्जेक्ट जिनको नहीं पता है, स्पेशलाइज्ड सब्जेक्ट से 110 मार्क्स के लिए आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ओके, तो और सभी बच्चे यहां तक अगर आपने वीडियो देखा है तो वीडियो लाइक जरूर कर देना। अब स्पेशलाइज्ड सब्जेक्ट को हम यहाँ से सॉल्व करते हैं। तो सेना में जो सेक्शन कमांडर होते हैं उनकी रैंक क्या होती है? तो सेना में जो सेक्शन कमांडर होते हैं बच्चा उनकी रैंक होती है हवलदार। ओके, भारतीय सेना के सर्वोच्च सेनापति कौन होते हैं? तो राष्ट्रपति इज द राइट आंसर। ऑप्शन डी आएगा करेक्ट आंसर। भारतीय सेना की जो ट्रेनिंग कमांड है उसका मुख्यालय कहां पर है? तो भारतीय सेना की ट्रेनिंग कमांड का हेडक्वार्टर है शिमला में। ओके, अगला है इंडियन मिलिट्री एकेडमी कहां पर स्थित है? तो इंडियन मिलिट्री एकेडमी ये जो है देहरादून में बच्चों, आए में कहां पर है? तो देहरादून में है, याद रखना सभी। अगला है वर्तमान में भारत के थल सेना अध्यक्ष कौन है? तो यहाँ पे मैं ऑप्शन देता हूं इनमें से नहीं। ओके, ऑप्शन यहाँ पे देता हूं। तो वर्तमान में भारत के थल सेना अध्यक्ष कौन है बच्चा? तो इनमें से नहीं। तो उनका नाम क्या है? तो अभी जो है वो जनरल, चलो उपेंद्र द्विवेदी, याद रखना जनरल उपेंद्र द्विवेदी जो है वो वर्तमान में भारत के थल सेना अध्यक्ष है। नेक्स्ट, बांग्लादेश की आजादी के लिए भारत और पाकिस्तान के बीच में कब लड़ाई हुई थी? तो बांग्लादेश की आजादी के लिए जो है वो भारत और पाकिस्तान के बीच में 1971 में लड़ाई हुई थी, यानी कि ऑप्शन डी लिखेंगे हम यहाँ पे सही आंसर। ओके बच्चों, आगे बढ़ते हैं। कारगिल युद्ध कब हुआ था? तो कारगिल युद्ध जो है वो 1999 में हुआ था। ऑप्शन बी आएगा हमारा यहाँ पे सही आंसर।
और आप में से बहुत सारे बच्चे हैं जिनकी तैयारी बिल्कुल भी जीरो है, तो मिशन एनसी ने आपके लिए पेड पीडीएफ लॉन्च किया है। अगर आप उन पेड पीडीएफ को लेना चाहते हो तो मेरा नंबर है 7507540777। आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, इस नंबर के व्हाट्सएप पे आप मैसेज कर सकते हैं और अपने एग्जाम के लिए पेड पीडीएफ ले सकते हैं, जिसकी प्राइस मात्र 199 रुपीज है, जिसमें आपको 50 से भी ज्यादा के बेस्ट पीडीएफ मिलेंगे जो आपके एग्जाम में 100% आपको अल्फा ग्रेड दिलाएंगे। ओके, बस आपको अपनी तैयारी अभी से शुरू करना है। तो इस नंबर पे आप कॉल करें या इस नंबर पे मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करें, हाय मिशन एनसीसी। जो हमारे बी सर्टिफिकेट वाले कैडेट्स है आपके लिए बेस्ट है, आप इस कोर्स को लेकर अपनी तैयारी शुरू कर सकते हो। ओके, चलिए। तो एक इन्फेंट्री बटालियन में कितनी कंपनीज होती हैं? तो एक इन्फेंट्री बटालियन में लगभग 4 कंपनीज होती है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। भारतीय नौसेना को कितने कमांड में बांटा गया है? तो इंडियन नेवी को जो है वो 3 कमांड में बांटा गया है। ऑप्शन सी आएगा राइट आंसर। निम्नलिखित में से फाइटिंग आर्म्स है, तो बच्चों इनमें से फाइटिंग आर्म्स कौन सी है? तो इन्फेंट्री, मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री, आर्मर कोर, उपरोक्त में से सभी। ऑप्शन डी आएगा यहाँ पे राइट आंसर। अगला चैप्टर बच्चों, अगले चैप्टर की ओर बढ़ते हैं, मैप रीडिंग। और मैं इसलिए फास्ट क्लास ले रहा हूं क्योंकि आपका समय बच सके, इसलिए मैं बहुत जल्दी में जो है वो आपके लिए क्लास ले रहा हूं। तो मैप रीडिंग से 24 नंबर्स के लिए क्वेश्चन आएंगे। क्वेश्चन है सर्विस प्रोटेक्टर की लंबाई और चौड़ाई कितनी होती है? तो सर्विस प्रोटेक्टर की लंबाई और चौड़ाई 6/2 इंच इज द राइट आंसर। ऑप्शन ए वाला होगा सही आंसर। हाथ के द्वारा कम से कम कितना डिग्री, कम से कम और अधिक से अधिक कितना डिग्री नापा जाता है? तो 3 से लेकर 19 डिग्री। ओके, कम से कम बच्चा याद रखना 3 डिग्री और ज्यादा से ज्यादा 19 डिग्री। तो यहाँ पे कई जगह पे कोई बोलता है 1 डिग्री भी बोलते हैं कई कई जगह पे, बट ये जो लिखा है ना, ये पेपर में लिखा है, ये मैंने मेरे मन से नहीं लिखा है। ओके, कई कई कोई बोलता है कि 1 डिग्री से लेकर 19 डिग्री भी हम नापते हैं हाथ से, बट पेपर में लिखा था 3 से लेकर 19 डिग्री। ओके, तो बाकी आप देख लेना, अगर इसका आंसर आपको गलत लगता है तो इसको छोड़ दीजिए क्योंकि वो पेपर का आंसर है। ओके, या तो फिर आप बता दीजिए आपका क्या आंसर है। आगे, दक्षिण दिशा कितने डिग्री को दर्शाती है? तो बच्चा इस तरीके से आपका मैप होता है, ठीक है। एक मैप भी आपको यहाँ पे बनाता हूँ। ऊपर होता है नॉर्थ, इधर होता है आपका ईस्ट, इधर होता है साउथ, इधर वेस्ट। नॉर्थ 0 डिग्री, ईस्ट 90 डिग्री, साउथ 180 डिग्री, वेस्ट 270 डिग्री। तो पूछा है साउथ, दक्षिण जो है वो 180 डिग्री को इंडिकेट करता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्वत श्रृंखला से हटकर अकेली पहाड़ी को हम क्या कहते हैं? 134 का आंसर हमें क्या मिलेगा आपकी तरफ से? ओके, तो बच्चों उसे नॉल कहते हैं, टीला कहते हैं। क्या कहते हैं हिंदी में अगर हम बात करेंगे? नॉल यानी कि टीला। अगला है निम्नलिखित में से प्रिज्मेटिक कंपास का उपयोग बताइए। तो कंपास का क्या इस्तेमाल होता है, कंपास का क्या यूज होता है? उपरोक्त में से सभी। चुंबकीय उत्तर दिशा को भी दर्शाता है, मानचित्र को सेट करने में काम आता है, विभिन्न स्थानों की बेरिंग हम ज्ञात कर सकते हैं। तो आंसर लिखेंगे उपरोक्त में से सभी। ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम का वित्त पोषण किस देश के द्वारा किया जाता है? बच्चों जो जीपीएस है ना, तो जीपीएस का सारा खर्चा कौन सा देश उठाता है? तो जीपीएस का सारा खर्चा जो है वो अमेरिका के द्वारा उठाया जाता है, यूएसए के द्वारा उठाया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, धरातल पर दो स्थान के बीच के प्राकृतिक चढ़ाव उतार को हम क्या कहते हैं? तो बच्चा इसे हम ढलान कहते हैं, स्लोप कहते हैं। ओके, धरातल पर दो प्राकृतिक और चढ़ाव उतार को हम ढलान कहते हैं, स्लोप कहते हैं। 137 का आंसर क्या मिलेगा हमें? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। मानचित्र में पानी की आकृतियों को किस रंग से इंडिकेट किया जाता है? तो पानी को बच्चा हम नीले रंग से इंडिकेट करते हैं, दर्शाते हैं। निम्नलिखित में से उत्तर दिशा ज्ञात करने की विधि नहीं है। अगर आपको उत्तर दिशा का पता लगाना है तो इनमें से कौन सी विधि नहीं है? ठीक है, तो ये सेक्शन औसत विधि ये नहीं है बच्चा, ये सेक्शन एवरेज मेथड नहीं है जिसके द्वारा आप उत्तर दिशा का पता लगा सकते हो। रात्रि के समय मार्च करने के लिए सैन्य दलों को पार्टी को कहते हैं। तो रात के समय में जो हमारे सैन्य दलों की सैन्य दल मार्च करते हैं ना, उनको हम क्या बोलते हैं? तो उसके बोलते हैं बच्चा नेविगेशन पार्टी। रात के समय में जो मार्च करती है ना, तो नेविगेशन पार्टी कहते हैं उसे, यानी कि ऑप्शन डी आएगा यहाँ पे राइट आंसर। ओके, 140 का आंसर क्या मिलेगा हमें? डी इज द करेक्ट आंसर। उत्तर दिशा कितने प्रकार की होती है? तो बच्चा उत्तर दिशा 3 प्रकार की होती है, ट्रू नॉर्थ, ग्रीड नॉर्थ एंड मैग्नेटिक नॉर्थ। ये 3 प्रकार की उत्तर दिशा होती है, याद रखेंगे सभी। आगे, पहाड़ों के अत्यधिक तीव्र ढलान को हम क्या कहते हैं? पहाड़ों के अत्यधिक तीव्र ढलान को
हम क्या कहते हैं, तो बच्चा इसे कगार कहते हैं। क्या कहते हैं? कगार इज द राइट आंसर। ओके, अब अगला चैप्टर आपका शुरू होता है एफसीबीसी यानी कि फील्ड क्राफ्ट एंड बैटल क्राफ्ट। इस चैप्टर से लगभग आपके एग्जाम में 24 नंबर के लिए क्वेश्चंस पूछेंगे। क्वेश्चन नंबर 143 है, प्रकाश के होने पर दूरी का अनुमान ज्यादा लगाया जाता है। तो बच्चा जब प्रकाश आपका कम होता है, ओके, 143 का आंसर, जब प्रकाश कम होता है तो दूरी का अनुमान ज्यादा लगाया जाता है, यानी कि ऑप्शन सी। ओके, अगला है गार्ड का उपयोग असमान मोटाई वाली दो रस्सियों को जोड़ने या बीट करने के लिए किया जाता है। आंसर आएगा शीट बेंड। क्या आंसर लिखोगे यहाँ पे? शीट बेंड इज द राइट आंसर। धारा गठन का उपयोग गड्ढों जैसी बाधाओं को पार करने के लिए किया जाता है। तो गड्ढे जैसी बाधाओं को पार करने के लिए बच्चा कौन से फॉर्मेशन का इस्तेमाल किया जाता है? तो सिंगल फॉर्मेशन। ओके, जो सिंगल फॉर्मेशन ही होगा ना, जो गड्ढे वगैरह होते हैं उसको पार करना है तो एक ही चलना पड़ेगा। 145 का आंसर आएगा सिंगल फॉर्मेशन। ओके, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है सिंगल फाइल फॉर्मेशन। ओके, सिंगल फाइल फॉर्मेशन जो है वो इस्तेमाल होता है। बच्चों कितने गज की दूरी से सिर एक डॉट के जैसे दिखाई देता है, एक बिंदु के जैसे दिखाई देता है? तो कितना गज की दूरी से आपका सिर एक बिंदु के जैसा दिखाई देता है, एक डॉट के जैसा दिखाई देता है? तो लगभग 600 गज की दूरी से जो है ना आपका जो सिर एक डॉट के बिंदु के जैसा दिखाई देता है। ऑप्शन सी आएगा। पैदल चलकर अथवा किसी हल्के वाहन पे घूमते हुए किसी क्षेत्र की निगरानी करने को हम क्या कहते हैं? पेट्रोलिंग। क्या कहते हो? पेट्रोलिंग इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से सेक्शन फॉर्मेशन के प्रकार बताइए। तो उपरोक्त में से सभी, ये सारे के सारे सेक्शन फॉर्मेशन के प्रकार है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से दूरी का अनुमान लगाने की विधि नहीं है। तो दूरी का अनुमान लगाने की कौन सी विधि नहीं है? तो इनमें से आभास विधि, ब्रैकेटिंग विधि है, छलावरण विधि। ओके, तो ये जो कैमोफ्लेज मेथड है ये दूरी का अनुमान लगाने की मेथड नहीं है, इस बात को याद रखना। दूरी अधिक आंकी जाने के क्या कारण हो सकते हैं बच्चा? तो उपरोक्त में से सभी। 150 का आंसर क्या लिखोगे सभी बच्चे? उपरोक्त में से सभी। उचित प्रकाश का न होना, आंखों के सामने सूर्य का होना, किसी घाटी से अनुमान लगाना। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला है, ओके, पेपर थोड़ा सा याद रखना, काफी आईएमपी है। ओके, कृत्रिम वस्तुओं के प्रयोग के द्वारा छिपने की कला को हम क्या कहते हैं? कृत्रिम वस्तुओं के प्रयोग के द्वारा छुपने की कला को हम छलावरण कहते हैं बच्चों, कैमिफ्लेज। क्या कहते हैं? कैमिफ्लेज इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से कठिन लक्ष्यों को पहचानने की विधि नहीं है। तो कठिन लक्ष्यों को पहचानने की विधि इनमें से कौन सी नहीं है? सामान्य दिशा द्वारा। ओके, तो ये ऑप्शन ए आएगा यहाँ पे राइट आंसर। चीजें दिखाई देने के क्या कारण हो सकते हैं? तो बच्चा उपरोक्त में से सभी। चीजें इन सभी कारणों की वजह से दिखाई देती है। संतरी को किन बातों पर ध्यान देना चाहिए? तो उपरोक्त में से सभी। अपनी ड्यूटी और आरंभिक और समाप्ति का समय उसको पता होना चाहिए। शत्रु की इकाई के बारे में अधिक जानकारी पता होनी चाहिए। पेट्रोलिंग का समय पता होना चाहिए। आंसर आएगा उपरोक्त में से सभी। नेक्स्ट, इंट्रोडक्शन टू इन्फेंट्री वेपन्स एंड इक्विपमेंट। ये चैप्टर से 16 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आएंगे। एमएमजी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो मीडियम मशीन गन। ये ऑप्शन बी आएगा। बीएसडब्ल्यू का फुल फॉर्म क्या होता है? तो बीएसडब्ल्यू का होगा बटालियन सपोर्ट वेपन। सी। 84 रॉकेट लॉन्चर का साधारण फायर रेट कितना होता है? तो 6 राउंड प्रति मिनट, यानी कि 157 का आंसर हमें देखने को मिलेगा। ऑप्शन ए, 6 राउंड प्रति मिनट इज द राइट आंसर। एटीजीएम का फुल फॉर्म होता है एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। ओके, ये वाला ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 मिनट में थोड़ा जूम कम कर लेता हूं। अगला चैप्टर आपके सामने। इंसास राइफल से किस प्रकार का एमुनेशन फायर किया जाता है? तो उपरोक्त में से सभी। ये सारा जो है ना, बॉल राउंड, ब्लैंक राउंड, ट्रेसर राउंड और एचडी कार्टेज है ना, ये सारा जो है वो एमुनेशन इंसास से द्वारा फायर किया जाता है। निम्नलिखित में से एक इन्फेंट्री बटालियन में सपोर्टिंग हथियार कौन कौन से होते हैं? तो उपरोक्त में से सभी। ये सारे सपोर्टिंग हथियार होते हैं। तो अभी आप यहाँ पे देख रहे हो तो हर किसी का आंसर उपरोक्त में से सभी नहीं होगा, ये भी याद रखना। नहीं तो आपको लगेगा कि सर ये पेपर में, अभी किसी किसी पेपर में उपरोक्त में से सभी पूछे गए हैं, लेकिन हर पेपर में आपको उपरोक्त में से सभी वाले सभी क्वेश्चन ऐसे नहीं पूछेंगे। ओके, इसलिए कभी कंफ्यूजन में मत रहना कि सर हर क्वेश्चन के आंसर उपरोक्त में से सभी होंगे बोल के। निम्नलिखित में से इंसास राइफल की खूबियां क्या है? तो
खूबियां नहीं है। ओके, तो इंसास राइफल की खूबियां, टीआरबी की सुविधा, पारदर्शी, एक वजनदार हथियार, ग्रेनेड फायर कर सकते हैं। तो ये एक वजनदार हथियार है, ये वाला है ना। तो खूबी कौन सी नहीं है, तो एक वजनदार हथियार है, क्योंकि बच्चा इंसास एक लाइट वेट हथियार है, वजनदार हथियार नहीं है। आर एल जी का फुल फॉर्म क्या होता है, आर एल जी, तो रिकॉइल लेस गन, ये वाला ऑप्शन ए आएगा, है ना। 162 का आंसर आएगा रिकॉइल लेस गन। मिलिट्री हिस्ट्री के ऊपर बढ़ते हैं बच्चों। सेकंड वर्ल्ड वॉर कब हुआ था, तो सेकंड वर्ल्ड वॉर 1949 में हुआ था ना। ओके, सॉरी 1939 में हुआ था ना। सेकंड वर्ल्ड वॉर कब शुरू हुआ था। अगला है द्रास सेक्टर की मशहूर जगह कौन सी है, तो द्रास सेक्टर की मशहूर जगह है बच्चा टाइगर हिल। ओके, द्रास सेक्टर की ये मशहूर जगह है। अकबर का पूरा नाम क्या था, तो अकबर का पूरा नाम जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर था ना। 165 का आंसर क्या लिखोगे सभी बच्चे, तो जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर इज द राइट आंसर। हल्दी घाटी, महाराणा प्रताप और किसके बीच में हुई थी हल्दी घाटी का युद्ध, बैटल ऑफ हल्दी घाटी। तो हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में हुआ था। भारत और चीन के बीच लड़ाई 1962 में हुई थी। अगला है निम्नलिखित में से देश की सीमा भारत के साथ नहीं लगती है, तो इनमें से कौन से देश की सीमा भारत के साथ नहीं लगती है, तो बच्चा संयुक्त राज्य अमेरिका का जो बॉर्डर है ना, वो भारत के साथ नहीं लगता है। 168 का आंसर आएगा बी। सर्वप्रथम परमवीर चक्र विजेता, तो सबसे पहले मेजर सोमनाथ शर्मा जी को परमवीर चक्र दिया गया। महाराणा प्रताप के घोड़े, महाराणा प्रताप कहाँ के राजा थे, तो बच्चा ये थे मेवाड़ के राजा। ओके, बांग्लादेश युद्ध के समय में भारतीय सेना के साथ मिलकर लड़ी थी, तो मुक्ति वाहिनी, ऑप्शन ए आएगा, मुक्ति वाहिनी इज द करेक्ट आंसर। पीवीसी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो परम वीर चक्र, यानी कि ऑप्शन सी आएगा। कम्युनिकेशन के ऊपर 6 नंबर के लिए क्वेश्चंस पूछे। आरटी, ये आरटी है बच्चा। आरटी प्रोसीजर को अंग्रेजी में किस शब्द से याद रखा जाता है, तो बास। तो आरटी प्रोसीजर को हम बास के नाम से याद रखते हैं, बास। ओके, रेडियो रिले के क्या फायदे हैं, तो बच्चा रेडियो रिले के ये सभी फायदे उपरोक्त में से सभी आएगा। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, बाकी यहाँ से आप पढ़ लेना। ओके, और वाईफाई का फुल फॉर्म क्या होता है, तो वाईफाई का फुल फॉर्म होता है वायरलेस फिडेबिलिटी, ये ऑप्शन सी आएगा, वायरलेस फिडेबिलिटी इज द करेक्ट आंसर। तो आज की इस क्लास में आपने टोटल 350 मार्क का पेपर आपने सॉल्व किया है। अगर आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताओ तो भाई 350 में से आपको कितना मिल सकता है, या 175 हमने क्वेश्चंस पूरे सॉल्व किए हैं, तो 175 में से आपके कितने क्वेश्चन सही है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। मैं चार्ट देख रहा हूँ सभी बच्चों के। ओके, सभी को जल्द से जल्द चार्ट बॉक्स में आंसर बताना है कि आपके 175 में से कितने क्वेश्चंस के आंसर सही है। और आप में से बहुत ज्यादा कैडेट्स है जो तैयारी करना चाहते हैं बट उनकी तैयारी बिल्कुल भी जीरो है, उन्होंने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है। तो हमारे स्पेशल जो हमारे बी वाले कैडेट्स है, तो बी के कोर्स में आपको क्या क्या मिलेगा बच्चों, टोटल 10 एमसीक्यू क्वेश्चन पेपर्स है, उनके आंसर शीट्स है, 19 टॉपिक वाइज एमसीक्यू नोट्स, प्रैक्टिकल पेपर्स, 19 टॉपिक वाइज सब्जेक्टिव नोट्स, डीजेएनसी का सिलेबस, ये सारी चीजें केवल 199 रुपए में आपको मिल रही है। 50 से भी ज्यादा के पीडीएफ से। अगर आपकी तैयारी बिल्कुल भी जीरो है ना, जिनका भी पेपर 2 मार्च को है और उन्होंने अब तक बिल्कुल भी तैयारी नहीं की है, तो ये पेड पीडीएफ लेकर बच्चा आप अपनी तैयारी शुरू कर सकते हो। ओके, या जिनका भी पेपर 9 मार्च को है, जिनका पेपर आपका 15 मार्च को है, 23 मार्च को पेपर जिनका भी है, अगर तैयारी जीरो है ना, तो ये कोर्स आपके लिए बहुत बेस्ट है, जिससे कि आप कम से कम समय में अपने एग्जाम में ए ग्रेड ले सकते हो। ओके, अगर आप इस कोर्स को परचेस करना चाहते हो तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पे कॉल करो या तो मैसेज करो। मैसेज में आपका नाम, बटालियन नेम, कौन सा सर्टिफिकेट का एग्जाम दे रहे हो, किस लैंग्वेज में चाहिए, सारी चीजें लिखकर भेज दो, ठीक है। और इसकी प्राइस मात्र 199 रुपीज में। तो ये सारा मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ कि आप 100% अगर अल्फा लेना चाहते हो ना, तो ये कोर्स आपके लिए बेस्ट है, इससे अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए। फ्री में अगर तैयारी करना चाहते हो तो मिशन कैडेट ऐप को इंस्टॉल करो, गूगल प्ले स्टोर पे आपको ये ऐप मिल जाएगा। यहाँ पे भी मैं आपको दिखाता हूँ, फ्री में नोट्स और मॉडल पेपर के लिए मिशन कैडेट ऐप इंस्टॉल करो और अपनी तैयारी आज से शुरू कर दीजिए। ओके एवरीवन, जल्दी से जाइए, ऐप को इंस्टॉल करें और अपनी तैयारी आज से शुरू कर दीजिए सभी बच्चे। और आर्मी विंग, नेवल विंग और एयर विंग तीनों के लिए भी सारा डाटा फ्री में है, बस आपको जाके इंस्टॉल करके तैयारी शुरू कर देना है। चलिए, तो बिल्कुल मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वाली क्लास में। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा है, तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए इस
वीडियो को अपने सभी दोस्त के साथ शेयर कर दीजिए। मिलता हूं नेक्स्ट वाली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।